एग्जाम साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, पहले हिंदी साहित्य दीप इस नाम से मैं आगे ये मेरा चैनल आगे बढ़ाता था। अभी मैंने एग्जाम शब्द को जोड़ दिया है और हिंदी साहित्य को निकाल दिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि हिंदी के क्लासेस यहाँ पर नहीं होंगे, हिंदी के ही होंगे, लेकिन एग्जाम शब्द जो है उसमें प्रमुख रूप से रखा है। आप नए होंगे तो एग्जाम साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, बहुत जरूरी हो तो कॉल जरूर कीजिए। आज का वीडियो जो होगा ऐसे 10 प्रश्न जो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन क्रमांक 114 और 115 के लिए जरूर पूछे जाएंगे और सेट नेट दोनों एक परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आने की 100 में से 100% संभावना मानी जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे बनाए हैं जो नए प्रश्न का स्वरूप सेट नेट का और साथ में एमपीएससी 114-15 का भी स्वरूप यही होगा। इसी तरह के से प्रश्न है, ध्यान से सुनिए और देखिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। माटी के मूर्ति किस विधा की रचना है? जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वर्णन। इसका सही उत्तर है जीवनी, ऑप्शन क्रमांक क। कैसे? मैंने इस उत्तर का स्पष्टीकरण भी बहुत अधिक विस्तृत रूप से दिया है, उसे ध्यान से देखिएगा। रचना एवं रचनाकार का परिचय। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी 23 दिसंबर सन 1902 में मुजफ्फरपुर बिहार में और निधन जो हुआ है उनका 9 सितंबर सन 1968 में अत्यंत चर्चित एवं महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं, स्तंभ माने जाते हैं। महान विचारक, साहित्यकार एवं पत्रकार एवं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी माने जाते हैं। रेखाचित्र विधा क्या है? परिभाषा। रेखाचित्र गद्य की वह विधा है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, घटना, भावना का संक्षिप्त, सजीव एवं प्रभाव उत्पादक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक के मन में उस व्यक्ति, दृश्य और एक स्पष्ट छवि उकेरना होता है। शैली, भाषा सरल, प्रभावमयी और चित्रात्मक होती है। वह जीवनी, संपूर्ण जीवन व्रत और संस्मरण व्यक्ति स्मृतियों के आधार पर लिखी गई एक रचना होती है या रचना से भिन्न होती है। माटी के मूर्ति का रेखाचित्रों के रूप में औचित्य, प्रकाशन एवं रचनाकाल। यह किताब जो है, पुस्तक जो है, सन 1941 में और 1945 के बीच में लिखे गए संस्मरणात्मक रेखाचित्रों में से संस्मरण रेखाचित्र का एक अत्यंत मूल्यवान संग्रह है। इसका प्रकाशन सन 1946 में हुआ था। रचनाकाल एवं विशेष महत्व। बेनीपुरी जी ने इन रेखाचित्रों को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखा था। कहां पर लिखा था? हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखा था। याद रखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है जो उनकी स्वतंत्र संग्राम से जुड़ी सक्रियता को दर्शाता है। रेखाचित्र। बेनीपुरी जी ने स्वयं इन रचनाओं को शब्दचित्र कहा है, जो रेखाचित्र विधा का ही एक पर्याय है। पात्र एवं विषय संग्रह। कुल 12 रेखाचित्र है उसमें। रजिया, बलदेव, सरजू भैया, मंगर, रूप की, अजी, देव, बाल गोविंद, भगत, भौजी, परमसेर, बेजू मामा और सुभान खां और बुदिया। इन सभी रेखाचित्रों में बेनीपुर जी ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को, विशेषकर ग्रामीण जीवन का अत्यंत मार्मिक और सजीव चित्रण किया है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, इतना विश्लेषण अधिक मैं हर प्रश्न को लेकर कर रहा हूं और यह विश्लेषण एक प्रश्न का नहीं है। याद रखिएगा, यह विश्लेषण मेरे पास 200, 2000, 2500 के पास आसपास प्रश्न है। उन सब का विश्लेषण इसी प्रकार से है। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि विज्ञापन आया है 2023 में और एग्जाम हो रही है 2026 में और उसके लिए मेरे पास सिर्फ अभी 1 या 1.5 महीना बाकी है, तो मेरी पढ़ाई हो गई क्या? मैं 100 में से 100% कह सकता हूं कि आपकी पढ़ाई जरूर होगी। इतना तो जरूर कहूंगा, मैं 100% नहीं होगी, लेकिन 100 के आसपास तो जरूर होगी। इसका अर्थ यह होगा कि आप अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को एक बार समय में से समय निकालकर आप पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट 100% आएगा। दोस्तों, निगेटिव सिस्टम है, याद रखिए। और 200 अंक की परीक्षा होगी और प्रश्न होंगे 100। 2 अंक के लिए प्रश्न होगा। मैं एमपीएससी 114, 115 की बात कर रहा हूं या सेट नेट की बात कर रहा हूं। याद रखिएगा, आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आप
नेगेटिव सिस्टम के अंतर्गत कुछ भी तुक्का नहीं लगा सकते, आपका उत्तर सही होना उतना ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसीलिए आप सोचिए मत, हिंदी साहित्य दीप लेकर आ रहा है हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उसके साथ राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षण शास्त्र के लिए विशेष मार्गदर्शन कोर्स, जिसके अंतर्गत आपको सभी पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, सभी इकाइयों के पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। साथ में आप जो है, साथ में प्रतिदिन लाइव लेक्चर लिया जाएगा, 10 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसके अंतर्गत जो है आपको 100, एक टेस्ट सीरीज में 100 प्रश्न होंगे, तो आप 1000 या 1100 प्रश्नों से अवगत हो जाओगे। मित्रों याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। और प्रति इतवार के दिन जो है, प्रति इतवार के दिन जो है, हर इतवार के दिन जो है लाइव लेक्चर लिया जाएगा। लाइव लेक्चर का अर्थ जूम पर लिया जाएगा, जिस पर चर्चा होगी, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है इसके बारे में पूछा जाएगा। मैं यहां तक रुकने वाला नहीं हूं इस कोर्स के बारे में, याद रखिए, जब तक आपकी इंटरव्यू नहीं होगी, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपके साथ जुड़ा हूं। इसीलिए सेट और नेट और एमपीएससी 114 और 115 की मात्र फीस है 3000 रुपए। दोस्तों सोचो मत, 2-3 हजार रुपए तो यूं ही खर्च हो जाते हैं, याद रखिए। लेकिन आपको उसमें मिनिमम 5000 पेज के नोट्स दिए जाएंगे, 5000 सभी प्रश्न का उत्तर दिए जाएंगे और विश्लेषण दिया जाएगा, 10 टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, 1100 अलग से प्रश्न दिए जाएंगे और प्रतिदिन लाइव लेक्चर लिया जाएगा। याद रखिएगा, सोचिए मत, बहुत मात्र 3000 फीस है। आप मुझे, मेरा नंबर नीचे है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ऊपर दिया गया नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न। महिला आंचल उपन्यास के अनुसार कमली का असली नाम क्या था? कमलापति, कमलेश्वर, कमलानाथ और कमलचंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन क्रमांक क, कमलापति। उपन्यास एवं रचनाकार का परिचय पहले देखेंगे। महिला आंचल फणिशा रेणु सन 1921-1977 का प्रतिनिधित्व एवं सर्वोत्कृष्ट आंचलिक उपन्यास है। यह उपन्यास सन 1954 में, है ना, 54 में प्रकाशित हो चुका है। पृष्ठभूमि कथा वस्तु नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार पूर्णिमा जिले में मेरीगंज क्षेत्र में ग्रामीण जीवन पर आधारित उपन्यास है। रेणु जी ने इसमें स्वतंत्र प्रति तुरंत बाद के भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य का यथार्थ चित्रण किया है। कमली चलचित्रण। कमली उपन्यास के सर्वप्रमुख एवं केंद्रीय स्त्री पात्रों में से एक है। सामाजिक स्थिति, यह तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पौत्री बेटी है। चरित्र। कमली एक युवा अवस्था में प्रवेश करती हुई प्रेम की प्यासी, स्वाभिमानी और विद्रोही लड़की है। उपन्यास में उसका डॉक्टर प्रशांत के साथ प्रेम प्रसंग केंद्रीय कथानक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कमलापति का नाम का महत्व। उपन्यास में कमली का असली नाम कमलापति है। कमली उसका उपनाम घरेलू प्रचलित नाम है, जबकि कमलापति यह वास्तविक मूल नाम माना जाता है। कमलापति का नाम शाब्दिक अर्थ है कमल, लक्ष्मी के पति अर्थात विष्णु। यह नाम उसके चरित्र के गंभीरता, गरिमा एवं आध्यात्मिकता का संकेत देता है, जबकि कमली नाम उसके सरल, सहज और ग्रामीण जीवन को पहलुओं को उजागर करता है। प्रश्न क्रमांक 3। अंधेरी नगरी नाटक में राजा का न्याय किस वस्तु की कीमत के आधार पर होता है? बहुत सुंदर और आसान प्रश्न है। उत्तर होगा 1 टके की। 1 टके की। नाटक स्पष्टीकरण, नाटककार और परिचय। अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850-1885 द्वारा रचित एक अत्यंत प्रसिद्ध व्यंग्य प्रधान एवं रूपात्मक नाटक है। प्रकाशन, यह नाटक 1881 में प्रकाशित हुआ है। शैली प्रहसन शैली में लिखा गया, जिसमें अतिशोक्ति, विडंबना एवं हास्य के माध्यम से गंभीर सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को उठाया गया है। रचना, यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है। संरचना, नाटक का कथानक एवं 1 टका का महत्व क्या है? देखिएगा, कथानक। नाटक एक काल्पनिक राज्य अंधेरी नगरी की कथा है, जहां राजा का अत्यंत मूर्ख, विवेकशील एवं अव्यवस्थित है। 1 टका का नियम है। इस राज्य के प्रत्येक वस्तु का मूल्य 1 टका, 1 सिक्का निर्धारित किया गया है। प्रसिद्ध पंक्ति, अंधेरी नगरी चौपट राजा, 1 टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, अर्थात चाहे वह सब्जी हो या भाजी या मिठाई हो, सब एक मूल्य 1 टका में ही बेच दिया जाएगा। न्याय अवस्था, इसी अंधी न्याय व्यवस्था के तहत राजा का न्याय भी 1 टके की कीमत पर ही आधारित होता है। जबकि कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसे केवल 1 टका जुर्माना वसूल किया जाता है, चाहे वो अपराधी कितना भी गंभीर क्यों न हो। परिणाम, इस व्यवस्था के कारण राज्य के अराजकता, न्याय और अव्यवस्था का बोलबाला हो जाता है। हर व्यक्ति अपराध करने के बाद 1 टका
देकर छूट जाता है, जिससे समाज का पूर्ण पतन हो जाता है। याद रखिएगा, ऐसे माना जाता है कि यह नाटक अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस नाटक को अपनी ओर से जो है उस समय के अंग्रेज सरकार को केंद्र बनाकर यह नाटक लिखा था। ये अंग्रेज सरकार की राजनीति कैसी है, किस प्रकार से करते हैं, इसका प्रयोग उसने इस नाटक में किया है। हिंदुस्तानी शब्द का प्रचलन मुख्य रूप से किस भाषा से हुआ माना जाता है? फारसी, तुर्की, अरबी और पुर्तगाल। उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक क, फारसी। कैसे? देखिए, उत्पत्ति, शब्द उत्पत्ति। हिंदुस्तानी शब्द फारसी शब्द के दो शब्द से हिंदू और स्थान के योग से बना है। हिंदू हिंदू या फारसी सिंधु नदी का अपभ्रंश रूप है। फारसी शब्द से स ध्वनि का उच्चारण ह होता है, जैसे सरस्वती, हुर, हर, हुती। इस प्रकार सिंधु हिंद हो गया। फारसी लोग सिंधु नदी के पूर्व एक विशाल क्षेत्र को हिंद कहने लगे। स्थान, फारसी में इसका अर्थ है स्थान, देश, निवास स्थान या बसने की जगह, जैसे अफगानिस्तान, अफगानों का स्थान, पाकिस्तान, पाक पवित्र का स्थान। योग, हिंद प्लस स्थान, हिंदुस्तान अर्थात हिंद, सिंधु नदी के पार का देश अर्थात भारतवर्ष। इसके बाद फारसी शब्द संज्ञा से विशेषण बनने वाले प्रत्यय ई को हिंदुस्तान में जोड़ दिया गया, इसके हिंदुस्तानी शब्द बना। इसका अर्थ है हिंदुस्तान से संबंधित या हिंदुस्तान का निवासी। फारसी व्याकरण में एक अत्यंत सामान्य प्रक्रिया, जैसे ईरान, ईरानी, अरब, अरबी, तुर्क, तुर्की आदि। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल में फारस, आधुनिक ईरान, हखमनीशी, अचमेनीड सम्राटी लगभग 550 ईसा पूर्व सबसे पहले भारत की पश्चिमी सीमा सिंधु प्रदेश पर अधिकार किया था। इस काल के फारसी शिलालेखों में हिंदुश शब्द मिलता है। मध्यकाल फारसी भाषा मुगल 16वीं-19वीं शताब्दी दरबार प्रशासन, शिक्षा, साहित्य है ना, शिक्षा एवं साहित्य की प्रमुख भाषा राजभाषा थी। इस दौरान हिंदुस्तानी शब्द का प्रचलन अत्यंत सामान्य हो गया। भाषा के संदर्भ में जब फारसी भाषी मुगल शासकों का संपर्क स्थानीय भारतीय शासकों पर खड़ी बोली ब्रज अवधि से हुआ, तो एक मिश्रित भाषा, सैन्य शिविरों एवं बाजारों की भाषा का जन्म हुआ, जैसे हिंदुस्तानी कहा जाने लगा। यह हिंदुस्तानी भाषा आगे चलकर तो स्वतंत्र साहित्यिक रूप हिंदी, संस्कृत प्रधान, उर्दू, फारसी, अरबी प्रधान विभक्त हो गई, किंतु बोलचाल की भाषा, मूल भाषा आज भी हिंदुस्तानी कहलाती है। देखिए, इतना विस्तृत, इतना गहराई से, इतना जड़ से मैं विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे ही विश्लेषण हमारे क्लास में प्रतिदिन होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नाट्य क्या है? नौटंकी। याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश या यूपी में से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश, विशेषकर पूर्वांचल, कानपुर, अवध क्षेत्र का अत्यंत लोकप्रिय लोक नाट्य रूप, संगीत, नृत्य, संवाद, अभिनय युक्त एक चंचल एवं मनोरंजन शैली, जिसमें ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक कथाओं का मंचन होता है, अन्य विकल्प क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। आगे देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 6। यह बात मुझे अच्छी तरह से याद है। यह बात मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं अपने मित्र के साथ घूमता था तो लोग कहते थे, देखो शरद चंद्र आते हैं। यह वाक्य किस आत्मकथा से उद्धृत किया गया है? क्या बोलूं, क्या याद करो? याद रखिएगा, बहुत सुंदर यह वाक्य है। स्पष्टीकरण, यह उद्धरण हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या बोलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इस आत्मकथा में बच्चन जी ने अपने बचपन, शिक्षा, साहित्य, जीवन संस्करण लिखे हैं। उद्धृत पंक्ति में बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय से अपनी मुलाकात या उसके भाव का जिक्र करते हुए एक कह रहे हैं। अन्य विकल्प अलग है। आवरा मसीहा, शरदचंद्र उपाध्याय की जीवनी विष्णु प्रभा द्वारा रचित, अपनी धरती अपने लोग, गोपीनाथ मोहंती आत्मकथा रचना है। जूटन ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित आत्मकथा है। 7वां प्रश्न, मजदूरी और प्रेम निबंध में अध्यापक पूर्ण सिंह ने किस देश के मजदूरों का उदाहरण दिया है जो काम के समय गीत गाते हैं? इटली। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न 100% आ सकते हैं। आचार्य पूर्ण सिंह ने निबंध मजदूरी और प्रेम में उन्होंने इटली के मजदूरों का उदाहरण दिया है जो काम के दौरान गीत गाते हैं। वे इटली के खेतिहार मजदूरों और नावकों को का जिक्र करते हैं जो श्रम को प्रेम और संगीत के साथ जोड़ते हैं, आनंददायक बना देते हैं। यह उदाहरण उनके इस विचार को रेखांकित करता है जो श्रम में प्रेम और कलात्मकता होनी चाहिए। अन्य देशों में मजदूरों का उल्लेख इस संदर्भ में नहीं किया गया है। 8वां प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार मनुष्य की मूल प्रवृत्ति क्या है?
इसका सही उत्तर दूसरा होगा। इसका विश्लेषण अलग दिया है। मैं 9वें प्रश्न की ओर आ जाता हूं। प्रिय प्रवास महाकाव्य में कृष्ण के वंश का वर्णन करने वाले सर्ग का क्या नाम है? यदुवंश सर्ग। क्या नाम है? यदुवंश सर्ग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास में कृष्ण के वंश का वर्णन यदुवंश सर्ग नामक सर्ग में किया गया है। यह महाकाव्य कुल 10 सर्गों में विभाजित है, जिसमें चौथा सर्ग यदुवंश सर्ग, जिसके यदुकुल की महानता और कृष्ण के पूर्वजों का वर्णन है। अन्य विकल्प वंश और सामान्य श्रीवंश सर्ग, वृषवंश सर्ग महाकाव्य में प्रयोग नहीं किया गया है। ये जो प्रश्न है मैंने इसके पहले जो छोड़ा था, याद रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हरिशंकर परसाई का ये व्यंग है। उसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि उसका उत्तर मैं आपको कमेंट्स में बताना है, मैं उत्तर आखिर में बताऊंगा। तो नाखून ये बढ़ने की स्थिति जो है, उत्तर बताऊं मैं क्या? पशुता की निशानी है, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 10। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में बाणभट्ट और भैरवी की प्रथम मुलाकात कहाँ होती है? उज्जैनियों के घाट पर, प्रयाग के मेले में, वन में, एक आश्रम में, मंदिर के उत्सव पर। याद रखिएगा ऑप्शन क्रमांक डी, मंदिर में, एक उत्सव में। जब तक आप ये मूल कृति नहीं पढ़ोगे बाणभट्ट की आत्मकथा, तब तक ये उत्तर आपको समझ में नहीं आएगा, याद रखिएगा। ये इसीलिए मेरे पास कहानियां, मूल कहानियां हैं, मूल निबंध है, मूल नाटक है, मूल उपन्यास है, बहुत सारे उपन्यास है जो आप घर बैठे पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं। मूल भी कथा है। सेठ के मेरे पास 7-8 वर्ष के, है ना, जो पीछे पेपर हो चुके हैं, उसका उत्तरों का विश्लेषण पीवाईक्यू के रूप में मैंने रिवीजन के तौर पर, है ना, प्यूरिव के तौर पर मैंने आपके सामने भी रखा है। मैं आपको वो भी आपको मैं दे दूंगा। ऐसे मिलाकर नोट्स की क्वालिटी भी अच्छी है, याद रखिएगा। आप सोचिए जरूर कि हिंदी साहित्य दीप विशेष मार्गदर्शन कोर्स लेने के संदर्भ में, मंदिर में और उत्सव में। स्पष्टीकरण, रचना और लेखक का परिचय। बाणभट्ट की आत्मकथा हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास है। यह उपन्यास संस्कृत के महान कवि बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी जैसे ग्रंथों की रचना की, जीवन में युग को एक आधार बनाकर लिखा। द्विवेदी जी ने उसमें बाणभट्ट के व्यक्तित्व, उसके समय और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश तथा मानवीय संवेदना को गहनता से चित्रित करता है। प्रसंग और विवरण। उपन्यास में बाणभट्ट और भैरवी दो बाद में उनकी पत्नी बनती है कि उनकी एक मंदिर में आयोजित उत्सव के दौरान होती है। यह उत्सव मंदिर में धार्मिक आयोजन या लोक पर्व का अवसर देता है, जहां संयोग वंश उपस्थित होते हैं। इस मुलाकात में भौरवी और सौंदर्यमयी छवि और बाणभट्ट के बीच एक आकर्षक आरंभिक बिंदु दर्शाया गया है, जो आगे चलकर उसके प्रेम संबंधों में विकसित होता है। मूर्तिया आत्मकथा के अनुसार लेखक तुलसीराम के गांव में मूर्तिया की पदवी किससे दी जाती थी? अंतिम संस्कार करने वाले को, मृत की सूचना देने वाले को, शव यात्रा के नेतृत्व करने वाले को और मृतक के कपड़े पहनने वाले को। मृतक की सूचना देने वाले को मूर्तिया के रूप में कहा जाता था, याद रखिएगा। तुलसीराम का ये बहुत बड़ी आत्मकथा है। रचना और लेखक। मूर्तिया दलित लेखक तुलसीदास की आत्मकथात्मक रचना, जो उनके बचपन और युवावस्था के अनुभवों को दर्ज करती है। यह आत्मकथा भारतीय समाज में दलित जीवन की घटनाएं और छुआछूत, शोषण, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रकाश डालती है। तुलसीराम ने अपने गांव की परंपराओं, अव्यवस्थाओं, जातिगत, भूमिगत विशेषताओं को वर्णन के द्वारा किया है। मूर्तिया की परिभाषा और भूमिका। मूर्तिया मृतक से बना है, जिसका अर्थ है मृतक से संबंधित। तुलसीदास ने गांव में मूर्तिया एक व्यक्ति होता था, जो गांव में किसी भी मृत्यु होने के बाद घर घर जाकर उसकी सूचना खबर देता था। यह भूमिका प्राय दलित समुदाय, विशेषकर चमार जाति के लोगों को दी जाती थी, जो सामाजिक ढांचे में निम्न स्थान रखते थे। मूर्तिया को इस कार्य के बदले अनाज, थोड़ी सी आर्थिक सहायता मिलती थी, जो उनकी आजीविका का प्रमुख हिस्सा माना जाता था। सामाजिक संदर्भ और यह परंपरा जातिगत व्यवस्था को दर्शाती है और दलित और अशुभ, अपवित्र कार्य को सौंपे जाते हैं। तुलसीदास ने इसके माध्यम से छुआछूत और सामाजिक भेदभाव पर करारा व्यंग्य किया है। मूर्तिया की यह पदवी समाज में दलितों को गैर बराबरी और उपेक्षा का प्रतीक मानी जाती है। आशा है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगी, इस नंबर पर जरूर मैसेज करोगे। समय नहीं है, आज नहीं तो कल, है ना, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। कभी तो कभी आपको पढ़ना ही है, कभी तो कभी आपको परीक्षा देनी ही है। परीक्षा फॉर्म भर दिया है तो सोचो मत, देखो कब किसका नसीब जो है खुल जाएगा। आपकी लक आपके साथ रहेगी और आप अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे तो 100% 3,000 रुपये में आपको नौकरी लग सकती है।
इसीलिए सोचो मत, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना? करत करत अभ्यास जड़मति सुजान होए। संत कबीर का ये वाक्य, ये दोहा ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। और मेरा ये नंबर है, वीडियो अच्छा लगा, आपके दोस्त, मित्र जो भी हिंदी में अभी तैयारी कर रहे हैं, मराठी में कर रहे हैं, राज्यशास्त्र में कर रहे हैं, अर्थशास्त्र में कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्र में कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं और बाकी के सबकी टेस्ट सीरीज भी मेरे पास उपलब्ध है। आप इस नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिएगा, सोचिए मत। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी भेजिए। बहुत-बहुत आभार।